हाय, मैं हूं अपूर्व सेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप बाजार में सही डिसीजंस ले सकें। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की चाबी हर किसी को चाहिए, लेकिन जब भी आपको लगे कि आपके हाथ पैसा कमाने की चाबी लग गई है तो कोई ताला बदल लेता है। आज के हमारे जो गेस्ट है उनके पास एक ऐसी मास्टर की है जो ताला बदलने पर भी काम करती है और इनकी इस चाबी का नाम है साइकिल्स। जी हाँ, स्टॉक मार्केट्स भी नेचर में बाकी चीज़ों की तरह एक साइकिल में ही काम करता है। जो आज चल रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि कल भी चलेगा। तो मार्केट में आगे क्या चलने वाला है, इसका जवाब आपको साइकिल्स ही दे सकती है। इनका मानना है कि एवरीथिंग ऑपरेट्स इन साइकिल्स, और आज हमें ये साइकिल्स को आइडेंटिफाई करके मार्केट से पैसा कैसे बनाते हैं ये सिखाएंगे। ये एक सीए और सीएफए है। इनका मार्केट्स में 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और फिलहाल ये बॉयंट कैपिटल के को फाउंडर है। तो चलिए स्वागत करते हैं जिगर मिस्त्री जी का। Welcome to the show, Jigar. We are pleased to have you here. Thank you, Apurva. Thank you so much for inviting me. आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकाला, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम श्योर कि जो आज का ये एपिसोड होगा, पूरा कॉन्वर्सेशन होगा आपके साथ, वो बहुत ही इंसाइटफुल होगा। मैं पर्सनली साइकिल्स में बहुत बिलीव करता हूँ। लोग प्राइस एक्शन की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं, अगर कोई फंडामेंटल साइड वाला रहेगा तो वो अर्निंग्स और ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन साइकिल्स की बात बहुत ही कम लोग करते हैं। तो बाजार एक साइकिल से गुजरता है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट थिंग विल वर्क व्हेन। तो ये आज हम आपसे सीखेंगे और आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू। थैंक यू अपूर्वा। नहीं, आपने एकदम बात सही कही है। इसमें मुद्दा क्या है कि अगर आप मान के चलो कि ये एक फॉर्मूला आपने ढूंढ लिया जिसके चलते आप वो आउट परफॉर्मेंस कर सकते हैं मार्केट में, तो आप मान के चलिए कि कोई बोलेगा कि मैंने ये XYZ फॉर्मूला निकाल लिया है और इसके चलते आप हर साइकिल में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें दिक्कत ये आती है कि जब सब लोग वो करना शुरू कर देते हैं तो इवेंचुअली वो पूरा मार्केट ही उसको फॉलो करना शुरू कर देता है एंड इवेंचुअली मार्केट्स कैन नॉट आउट परफॉर्म देमसेल्व्स। तो आपको हर डिफरेंट डायरेक्शन में मार्केट है, मार्केट कैप्स हैं, सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, और जैसे हमारा कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा मैं आपको कुछ स्लाइड्स में ये दिखाऊंगा कि जब से आप मार्केट से 2000 की साल से आपका मार्केट थोड़ा सा मैच्योर होना शुरू हुआ था इंडिया में, तब से कितने सारे साइकिल्स आ गए हैं। और अगर आप उसको ध्यान में रख के चलते थे तो आपका अपॉर्चुनिटी था कि आप उसको डिफरेंट मार्केट साइकिल में पोर्टफोलियो अलग तरीके से आप पोजीशन करके उसमें से आउट परफॉर्म कर सकते थे, रिलेटिवली अच्छा पैसा बना सकते थे। तो आई एम वेरी प्लीज्ड अगेन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जिगर, इसके पहले कि हम साइकिल्स के बारे में जाने, हम आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं। तो आपने बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ काम किया है, HSBC, कोटक, प्रभुदास लीलाधर। तो आप अपने मार्केट्स के जो 20 साल का एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ कुछ हमारे दर्शकों के लिए बताइए। व्हाट हैज़ योर जर्नी बीन इन दिस लास्ट 20 ईयर्स? तो इसके बारे में बताइए पहले और फिर वी कैन स्टार्ट विद द साइकिल्स, लर्निंग साइकिल्स। श्योर अपूर्वा। तो मेरा लास्ट जॉब था एज डायरेक्टर ऑफ रिसर्च फॉर HSBC बैंक। तो इंडिया में जितना पैसा बाहर से आता है, दी FI इन्वेस्टमेंट, तो मेरा काम था उनको एडवाइस करना, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, कैपिटल, फिडेलिटी, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उनको समझाने का ये था मेरा कि कहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए, कौन से सेक्टर में लगाना चाहिए, एक्सेट्रा। कुछ कुछ क्षेत्र में देखता था, वहां पे ग्लोबल कमोडिटीज हो गया, ग्लोबल एल्यूमिनियम, ग्लोबल जिंक, यूटिलिटीज हो गया, इंडिया स्ट्रेटेजी हो गया। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 8 साल HSBC में काम किया, जो मल्टीनेशनल कंपनी थे। उसके पहले मेरा सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था कोटक में, जब वो गोल्डमैन सैक्स के साथ इंडिया में जेवी था उनका। तो 20 साल में यही समझ में आया है कि अलग अलग इन्वेस्टर्स जो हैं उनका अप्रोच अलग अलग है। अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो इंडिया के इतने क्लोज नहीं है जितना आप और हम हैं।
तो इस कारण उनका जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा सा 30,000 फीट जो हम बोलते हैं कि ऊपर से क्या उनको दिख रहा है उसके बेसिस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। ऑल्सो उन लोगों ने ये सेम साइकिल कहीं और प्ले होते हुए देखी है। तो इंडिया में जो आज हो रहा है वो चाइना में कुछ साल पहले हुआ, उसके पहले अदर एशियन जायंट्स बोलते थे द टाइगर इकोनॉमीज, उसमें हुआ, उसके पहले यूएस में हो रहा है। तो उनका जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, हम एक वर्ड यूज करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन का इतना स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, ये उनका की है आउट परफॉर्म करना। तो ये एक तरह के इन्वेस्टर हो गए। हमारे कुछ क्लाइंट म्यूचुअल फंड्स भी थे, तो म्यूचुअल फंड का एक अलग फिलॉसफी है इन्वेस्ट करना, और फॉर द रिटेल मासेस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ मीडियम, क्योंकि आज इंडिया में आप अगर इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे तो रिटेल स्टिल ओन्स ओनली अबाउट 7 or 8% ऑफ द मार्केट एज अ परसेंटेज ऑफ देयर ओन सेविंग। उनके खुद के सेविंग का ये करीब करीब उतना ही परसेंटेज है। तो ज्यादातर लोग अभी इक्विटी को लेके इतना सीरियस नहीं है, उनको लगता है मार्केट अच्छा है, तब आओ, पैसा बन जाए तो चले जाओ। बट एज अ सीरियस इन्वेस्टमेंट क्लास काफी रिटेल अभी भी इनको नहीं देखता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे अभी आप म्यूचुअल फंड एसआईपीस देख रहे हैं, वो काफी बढ़ के आ रही हैं। तो मेरा यही मानना है कि इवेंचुअली रिटेल जब इसका फुल पोटेंशियल अंडरस्टैंड करेगा, उनको लगेगा कि हाँ, जैसे हम रियल एस्टेट में इतने साल से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, गोल्ड में इतने साल से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, वैसे ही ये एक एसेट क्लास है। इसका बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स आपका एक एलोकेशन होना चाहिए जिसको आप मैनेज करोगे, बट मार्केट में रहना इज इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो ये म्यूचुअल फंड का ये हो गया फ्रेमवर्क। फिर आपका रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआई इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क है। और कुछ चीज अभी हम यहाँ पे पीएमएस और एआईएफ चलाते हैं। पीएमएस अभी हम 5.5 साल से चला रहे हैं। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो ज्यादातर एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं और कुछ लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं। तो उनका इन्वेस्ट करने का फ्रेमवर्क अलग है, उनका रिस्क एपेटाइट भी अलग होगा, रिस्क कैपिटाइट अलग है, उनका दृष्टिकोण पूरा अलग है कि कैसे आप मार्केट को, जब भी वीकनेस है तब आप एसेट एलोकेशन बढ़ा देते हो, जब भी मार्केट बहुत ये आता है तो आप तेजी में होता है तो आप थोड़ा सा कम कर देते हो। तो उनका ये अलग है। तो 20 साल में तो यही देखा है कि जैसे इंडिया थोड़ा सा परिपक्व होता है, उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे। तो as a India is very nascent, things will be great maybe 20-25 years down the line. Sure, certainly. So looking forward to making wealth in the Indian capital markets and looking forward to learning from you in this session. तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते और हम अपनी लर्निंग सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैं है ना आपको जो मैंने स्लाइड डेक प्रिपेयर किया है, लेट मी जस्ट गिव यू अ प्रीव्यू कि हम क्या डिस्कस करेंगे। पहले मैंने एक ब्रीफ, और ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में हैं, पर शायद सब लोग इसको उस आंकड़ों को ओवरऑल बेसिस पे ना देखते हो। तो 1 या 2 स्लाइड्स मैंने उस पे लगाई है कि इंडिया क्या है और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कैसे अलग है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से। फिर हम जाएंगे कि कैसे डिफरेंट साइकिल्स में ऑपरेट होता है। देन नेक्स्ट स्टेज पे हम जाएंगे कि कैसे आप उसको साइकिल्स में ऑपरेट कर सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट इज कि कैसे बॉयंट कैपिटल में हम ऑपरेट करते हैं, राइट। तो जैसे आपने बताया बॉयंट कैपिटल, इन्वेस्टिंग थ्रू साइकिल्स, ये मैंने एक पब्लिक मार्केट इन्वेस्टिंग पे और एक स्लाइड बाद में है। तो ब्रॉडली आप देखिए BSE 200 अबाउट $189 ट्रिलियन का आपका मार्केट है। 85% ऑफ ऑल BSE लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैप इसमें समावेश कर जाता है। अभी कैसे इसका ओनरशिप है, तो प्रमोटर्स आर द लार्जेस्ट विद 49%, FIIs आर लार्जर, द सेकंड लार्जेस्ट कोहोर्ट, सबसे सेकंड लार्जेस्ट इनका इन्वेस्टमेंट है 24% पे। म्यूचुअल फंड 7% है और रिटेल जैसे वो HNI और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इज 8% एज ऑफ मार्च 2021। लास्ट 20 साल में अगर आप देखें तो प्रमोटर्स का स्टेक 2 परसेंटेज पॉइंट से कम हुआ है, रिटेल का 6 परसेंटेज पॉइंट से कम हुआ है, FPI का 9 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा है और म्यूचुअल फंड का 2 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा है। तो ये जो मैं आपके समक्ष पक्ष रख रहा था कि अभी भी इसको
एज अ इन्वेस्टेबल एसेट क्लास नहीं देखती है। ये दर्शा रहा है कि 6 परसेंटेज पॉइंट से आपका ये कम हुआ है, जबकि म्यूचुअल फंड का 2 परसेंटेज पॉइंट से ही बढ़ा है। रिटेल में अब एआईएफ करीब करीब 2 लाख करोड़ के आसपास और पीएमएस इंडस्ट्री भी करीब करीब 2 लाख करोड़ के आसपास आ गई है। तो रिटेल का जो टोटल इन्वेस्टमेंट अबाउट $300 बिलियन और 21 लाख करोड़ के आसपास रिटेल का इन्वेस्टमेंट है। FII's top 5 companies owned are banks, तो HDFC बैंक, ICICI, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जी एंड इंडसइंड, जबकि रिटेल में करूर वैश्य बैंक, लॉरस लैब्स, यस बैंक, CUBK एंड फेडरल बैंक है। तो ज्यादातर FPI ओवरवेट हुए हैं बैंक्स और IT सर्विसेज पे, म्यूचुअल फंड्स ओवरवेट है फार्मा और बैंक्स पे, और अंडरवेट FIIs हैं कंज्यूमर स्टेपल्स एंड फार्मा, एंड बैंक्स अंडरवेट म्यूचुअल फंड्स है ऑयल एंड गैस एंड डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल्स पे। अब मैंने आपके समक्ष एक ये पक्ष रखा कि ऑल्टरनेटिव्स आर कमिंग ऑफ एज, राइट। उसका क्या मतलब है कि म्यूचुअल फंड तो एक जिसका 30 से 50 हजार रुपया टिकट साइज है, उसके लिए म्यूचुअल फंड ने बहुत बढ़िया काम किया है। लास्ट 5, 7, 10 साल में स्पेशली उनका साइज काफी बड़ा है, एंड दे गिव अ गुड विंडो इनटू योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। पर जब आपका टिकट साइज 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ वैसे होता है, तो म्यूचुअल फंड एटलीस्ट हमारी नजर में इज नॉट द राइट व्हीकल फॉर यू। उसके 2 या 3 पॉइंट्स है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट जनरली आप AIF कैटेगरी 1 और 2 ये हैं जो VCP टाइप इन्वेस्टिंग करती है, और PMS और AIF कैटेगरी 3 है जो आपका इक्विटी लिस्टेड स्पेस में सक्रिय है। ठीक है, तो कैसे ऑल्टरनेटिव्स आर डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड? बेसिकली इसका डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होता है। अभी इसका मैं एक आपके समक्ष पक्ष रखूं तो ये है कि अगर म्यूचुअल फंड समझो कोई 10 या 20 हजार करोड़ का साइज हो गया है उनका, तो उसके चलते आपका साइजेबल बेट लेने की एबिलिटी कम हो जाती है। अगर आप ऐसे देखिए इसको कि 20 हजार करोड़ के फंड में आपको एक कंपनी पसंद है, आपको 7 या 8% कैपिटल लगाना है वहां पे, तो आप बात कर रहे हैं 1400 से 1600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की एक कंपनी में। अब इंडिया में करीब 20 या 25 ऐसी कंपनी है जो ये लेवल का फ्री फ्लोट आपको दे, एंड यू कैन एंटर एंड एग्जिट विदाउट क्रिएटिंग इम्पैक्ट कॉस्ट। तो इसलिए आपका एबिलिटी टू इन्वेस्ट कम हो जाता है, एबिलिटी टू साइज अप इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाता है, जिसके चलते यू एंड अप ओनिंग 60-70 स्टॉक्स। तो आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं काफी सारे कंपनी में, देयरफॉर डाइवर्सिफिकेशन के दृष्टिकोण से ये एकदम पर्याप्त मात्रा नहीं है। अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन करना है आपने, तो आपको 20 या 25 स्टॉक्स इनफ है। अलग अलग कैश फ्लो स्ट्रीम्स होने चाहिए। अगर 3 स्टॉक उसमें सेम कैश फ्लो स्ट्रीम्स के हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा आप घुमा बैठते हैं। दूसरा जो एसेट एलोकेशन है, मैंने आपको बताया ये स्मॉलर साइज अलाउज PMS टू इन्वेस्ट इन स्मॉल एंड मिड कैप्स इन अ मच बेटर वे। जैसे मैंने सेम एग्जांपल है, आप कोई 500 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहेंगे स्मॉल कैप में, तो आपके नंबर ऑफ कंपनीज काफी कम हो जाते हैं। कम्युनिकेशन अलग है, PMSs कैन कम्युनिकेट अ लॉट बेटर। हमारा ज्यादातर 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है हमारे क्लाइंट से, एंड इंडिविजुअल नीड्स टेलर हो जाती हैं। एंड लास्टली ये एक सब्जेक्ट है जो मेरे जहन के काफी करीब है, वो है स्किन इन द गेम। इसके बारे में मैंने लास्ट वीक इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा भी था। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा कंपनी का जो पैसा है, हमारा इंडिविजुअल पैसा है, इज रन इन द सेम वे एज वी रन क्लाइंट्स मनी। तो एक स्किन इन द गेम होने से डेफिनेशन चेंज हो जाता है आपका, जो आप क्लाइंट के लिए करते हो, जो वही आप अपने खुद के लिए करते हो, तो ओवरऑल बेनिफिट इसका लंबे समय में काफी ज्यादा होता है। So this is the broad sort of game on public market investing. We can discuss a lot more if you have questions further. But ये 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। Everything operates in a cycle. How to invest through cycles. How we approach it as buoyant capital. और ये लास्ट सेक्शन अगर आपको जरूरत है तो हम करेंगे, अदरवाइज buoyant capital के बारे में ज्यादा डिस्कशन ये जरूरत नहीं है। तो जैसे हम बात कर रहे थे अपूर्व, हमारा ये मानना है कि एवरीथिंग इज ऑपरेटिंग इन अ साइकिल। तो आप एवोल्यूशन से शुरू कर सकते हैं, बट वो थोड़ा फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। तो लेट मी स्टार्ट विथ मार्केट कैप्स। ठीक है, तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। हमने इसको मार्केट कैप्स को 2 हिस्सों में बांट दिया है। जो नीचे है वो सब डाउन साइकिल्स हैं, और जो ऊपर है वो है अप साइकिल्स।
और ये डार्क ग्रे जो बार है वो है स्मॉल कैप इंडेक्स, द लाइट ग्रे बार इज द मिड कैप इंडेक्स, एंड दिस बार जो रेड है वो सेंसेक्स है। तो ये तो आप देख के काफी इसमें क्लियर है कि जब इंडाइसेस आर इन एन अप साइकिल तब स्मॉल एंड मिड कैप आउट परफॉर्म द सेंसेक्स, या हम ऐसे माने कि स्मॉल एंड मिड कैप आउट परफॉर्म्स लार्ज कैप इंडाइसेस। तो ये हमेशा देखा गया है, एंड व्हेनेवर द मार्केट इज इन अ डाउन साइकिल तब स्मॉल एंड मिड कैप अंडर परफॉर्म्स द मार्केट। तो ये तो काफी क्लियर है और शायद इंट्यूटिवली हमें ये सब पता भी है कि ऑल दिस सेक्टर्स ऑपरेट इन अ साइकिल। बट अब जब आप इस फेज में होते हैं, ये लास्ट वाला आप देखिए December 17 टू मार्च 2020, इस समय सेंसेक्स फेल ओनली 12%, सिर्फ 12% गिरा, एंड स्मॉल कैप इंडेक्स फेल 50%। तो तब आपका नैरेटिव क्या हो जाता है? नैरेटिव ये हो जाता है तब आपका कि इंडिया में खाली 20 से 25 कंपनीज हैं जो इन्वेस्टेबल हैं और बाकी कंपनीज को आप ध्यान मत दीजिए। FIIs खाली 20 से और 25 कंपनीज में काम करेंगे, और म्यूचुअल फंड को पता है कि खाली FIIs कंपनीज में काम करेंगे, तो सब लोग वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करके इन्वेस्ट करेंगे। पर जब ये साइकिल टर्न होता है, ये मैंने अप्रैल 20 टू नवंबर 2021 का पीरियड लिया है, तब आप देखेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स हैज ऑलरेडी बीटन द लार्ज कैप इंडेक्स बाय ऑलमोस्ट 100 परसेंटेज पॉइंट। तो अब ये देखिए, इसके पहले के साइकिल में क्या था, December 11 टू December 17 में स्मॉल एंड मिड कैप ने इतना जबरदस्त आउट परफॉर्म किया था। जनवरी 2018 में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वाला बजट था, उसके बाद स्मॉल कैप एंड मिड कैप टर्न अराउंड हुए। तो यहाँ पे आपको पीक में खाली स्मॉल एंड मिड कैप इन्वेस्टिंग करना था, यहाँ पे आपको सिर्फ लार्ज कैप इन्वेस्टिंग करना था, जबकि आपको एक्चुअली करना उल्टा था। जब यहाँ पे आपका स्मॉल एंड मिड कैप सबसे ज्यादा गिरे हैं, तो काफी सारे कंपनीज हमको 2, 3, 5 टाइम्स पी पे मिले हैं, और वहां से काफी सारे स्टॉक्स 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स बढ़े हैं। तो आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आप एक मार्केट कैप का ह्यूरिस्टिक ना बनाएं, ऐसे मान के ना चलें कि आपका मार्केट कैप स्मॉल कैप में ही मैं इन्वेस्ट करूंगा या लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करूंगा। जैसे आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप बिजनेस को एनालाइज कीजिए और उस हिसाब से इन्वेस्टिंग कीजिए। तो ये तो हो गया मार्केट कैप्स पे। अभी हम आगे आते हैं सेक्टर्स पे, और ये 21 साल का सेंसेक्स का साइकिल है, विच वी हैव डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉलर साइकिल्स। तो यहाँ पे ये तो एकदम क्लियर है, अगर आप ये लास्ट वाला साइकिल देखें, ये आपका कोविड का फॉल है, और ये वाला जो है ये कोविड के बाद का राइज है। तो कोविड का फॉल में मेटल सबसे ज्यादा गिरे और FMCG सबसे कम गिरा, विच एग्जैक्टली अपोज्ड इन द पोस्ट कोविड रिकवरी। तो ये तो आपको कम ही देखने मिलेगा कि जो सेक्टर्स हैं वो सिक्लिकली एकदम ही पलट गए। बट उसके पहले के 2 साइकिल्स देखिए, ये जो फॉल था वहां पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन अ डाउन साइकिल, और ये अप साइकिल में भी बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था। तो इसमें क्या है कि अगर 2 साइकिल आपने, और ये कम समय नहीं है, आप सितंबर 2014 से करीब मार्च 2019, सितंबर 2019 का समय देख रहे हैं। तो अगर दो साइकिल में अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने अच्छा किया है, तो थीसिस क्या बन गया वापस? थीसिस ये बन गया कि कंज्यूमर ड्यूरेबल का कोई अच्छा कंपनी ढूंढ लीजिए एंड उस पर इन्वेस्ट करते जाइए। पर अगर आप देखेंगे कि ये जो कोविड में इसने आउट परफॉर्म किया, उसके बाद करीब 18 महीने में इसका कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। सेम वे अगर आप इसको देखिए कि जो 2000 टू 2008 का साइकिल था, तो इन दिस डाउन साइकिल जो सितंबर 2000 से मार्च 2002 तक मार्केट गिरा, उसमें कैपिटल गुड्स वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, और यहाँ से मार्केट बढ़ा, उसमें तो कैपिटल गुड्स ने काफी धमाका ही मचा दिया था, ऑलमोस्ट 19 टाइम्स ऊपर था। तो ये 2 साइकिल में अगर आपने निष्कर्ष बना लिया कि कैपिटल गुड्स में अच्छी कंपनी देखो और उसमें ही इन्वेस्ट करो, तो आपने पाया होता कि लास्ट 13 साल में आपका कुछ पैसा नहीं बना। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि आप सेक्टर को अपने प्लस एंड माइनस से समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। ऐसे मत सोचिए कि क्योंकि ये सेक्टर चल रहा है तो हमेशा ही चलता जाएगा। दे आर ऑलवेज ऑपरेटिंग इन साइकिल्स, और इसमें ये नहीं है कि ये जो सेक्टर्स आप जानते हैं कि सिक्लिकल है वही सिक्लिकल है। IT आप लास्ट 10 साल से सोचते होंगे कि हमेशा अच्छा करता है, बट अगर आप 20 साल का रिकॉर्ड देखें, उसमें पहले 10 साल IT अंडर परफॉर्म ड्रामेटिकली। आप ये पीरियड देख रहे हैं, ये स्विच ओवर पीरियड है। उसके पहले 10 साल से ज्यादा तक IT का नेगेटिव पीरियड था। सेम इज द केस विथ FMCG। आप देखिए यहाँ पे
आपका मार्केट परफॉर्म कर रहा था बट एफएमसीजी वाज अंडर परफॉर्मिंग, एंड ओवर द लास्ट 10 इयर्स इट हैज डन बेटर. सेम इज द केस विथ ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल पहले 10 साल अच्छा किया और लास्ट के 10 साल खराब कर रहा है. तो एक तो हमने एस्टेब्लिश किया कि मार्केट कैप्स ऑपरेट इन अ साइकिल. दूसरा मैं बोल रहा हूँ सेक्टर्स आर ऑपरेटिंग इन अ साइकिल एंड नॉट जस्ट द वंस वी नो आर सिक्लिकल. जो हम मानते हैं कि स्ट्रक्चरल स्टोरीज, और अब मानने लगे हैं कि स्ट्रक्चरल स्टोरीज हैं, दे ऑल्सो आर ऑपरेटिंग इन अ साइकिल. अब मैं बात करता हूँ जी, एक सवाल है, छोटा सा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ. ये जो आपने लाइंस बनाई है, जो नॉर्मलाइज्ड साइकिल आपने बनाई है ऊपर, सो व्हाट एग्जैक्टली आर दीज नॉर्मलाइज्ड साइकिल? जनरली हम इतना स्मूथ कर्व कभी देखते नहीं है, तो हमारे तो इसमें 3 पॉइंट से हमने दिखाया, जो पॉइंट पे ओवरटेक किया और जो पॉइंट अभी है. तो ये हमने 3 पॉइंट पे स्मूथनड आउट किया है टू शो कि अगर आप 20 साल का पीरियड देखें, अब यहाँ पे ये आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये पॉसिबल है कि ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाके आउट परफॉर्म कर रहा है. बट इन ऑर्डर टू शो कि आउट परफॉर्म कर रहा है, द लिमिटेड पॉइंट हियर कि आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हमने इसको थोड़ा स्मूदन आउट कर दिया है. आगे हम चल के बात करते हैं स्टॉक्स की. और स्टॉक्स में ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और काफी सारे लोग, अगर आप आज भी मेजॉरिटी डिस्कशंस देखेंगे तो लोग ये डिस्कस करते हैं कि क्या कंपनी अच्छा है. आपको डिस्कस करना चाहिए क्या इन्वेस्टमेंट अच्छा है, पर लोग इन दोनों में भेद या ज्यादा अंतर नहीं समझते हैं. लोग समझते हैं कि मैंने एक अच्छा कंपनी ढूंढ लिया तो इट इज ऑलवेज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. अ गुड कंपनी मे और मे नॉट बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू पे फॉर इट. और इसके हमने 4 एग्जाम्पल निकाले हैं. ये टॉप 2 आर इंटरनेशनल कंपनीज, द बॉटम 2 आर इंडियन कंपनीज. अब कैसे होता है इसमें? दिस इज कोका कोला एंड IBM. दिस इज कोका कोला 10 years आफ्टर वॉरेन बफेट बॉट अ स्टेक. तो वॉरेन बफेट ने करीब 88 के आसपास इसमें स्टेक लिया. नेक्स्ट 10 साल तक इसमें काफी तेजी रही. लोग ये मानना शुरू कर दिया कि अ गुड कंपनी इज ऑलवेज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. अगर आपने यहाँ पे खरीदा होता कोका कोला इन जून 1998, आपको 20 साल इंतजार करना पड़ता टू गेट बैक योर इन्वेस्टमेंट. और इस दौरान ये नहीं है कि EPS was not growing. EPS doubled in these 19 years, but stock returns were zero. IBM 12 साल EPS tripled, stock return zero. और ये शायद काफी लोग जो मार्केट में नहीं हैं या नए हैं उनको पता नहीं होगा. उनको लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, कॉलगेट, दे आर कंजम्पशन स्टोरीज, तो ये हमेशा ऊपर जाती हैं. बट 10 साल पीरियड हिंदुस्तान यूनिलीवर का ऐसा था कि जहां EPS was growing at 7%. 7% is a very strong reasonable number, but stock went nowhere. Same is the case with Colgate. 15 साल EPS quadrupled, 10% CAGR, but the stock went nowhere. तो एक तो हमने बात किया मार्केट कैप्स ऑपरेट इन अ साइकिल, दूसरी हमने बात की सेक्टर्स ऑपरेट इन अ साइकिल, और तीसरा मैं इससे कंक्लूड कर रहा हूं कि स्टॉक्स ऑल्सो ऑपरेट इन अ साइकिल. आपका मेमोरी लॉन्ग होना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म डेटा देखेंगे आप तो ये काफी इजीली व्यतीत हो जाएगा कि ये ऑल दिस आर ऑपरेटिंग इन साइकिल्स. तो अभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं उस पर आने से पहले मैं आपको बताऊं आप क्या कर सकते हैं इसको देखने के बावजूद. और ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है. जो लाइट रेड बार्स हैं वो 2007 टू 2009 का करेक्शन है. मैं इसमें जाने से पहले अपूर्व आपसे एक चीज पूछता हूं कि 2007 से 2009 के बीच आपका निफ्टी करेक्टेड अबाउट 55%. ठीक है, अगर आप बहुत समझदार थे और आपने उस दौरान इन्वेस्ट नहीं किया और आप 2009 में जब मार्केट बॉटम हुआ वहां से आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग शुरू की. और मैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग की इसलिए बात कर रहा हूं कि इवेंचुअली सब लोगों को इक्विटी में आपका एक सेविंग का पार्ट मान के चलना चाहिए, ना कि कसिनो एंड गैम्बलिंग. तो अगर आप महीने का समझो जितना भी 100 रुपया बचाते हैं तो उसमें आपका कुछ घर के EMI के लिए जा रहा है, कुछ पैसा आपका गोल्ड और उसमें इन्वेस्टमेंट जा रहा है, वैसे ही कुछ प्रतिशत आपका इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए इक्विटी में. तो ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं या जिसका बिजनेस है उसमें मैं मान के चल रहा हूं कि उनके पास हर मंथ कुछ सरप्लस है जो आप इन्वेस्ट करेंगे. अगर आप 2009 के बॉटम में मार्केट मतलब निफ्टी में इन्वेस्ट करना शुरू करते, राइट, जब मार्केट 55% करेक्ट हो गया था, तब आपका रिटर्न बनता करीब 13.5%. आई एम ब्रॉडली CAGR जो XIRR बोलते हैं SIP का, वो मैं बोल रहा हूं. पर अगर आपने पीक ऑफ द मार्केट जो 2007 में 6000 निफ्टी था
वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू किया होता, ना कि 2700 पे जो बॉटम पे था। उसका एसआईपी रिटर्न आप गेस कर सकते हैं कितना होगा? एक जो बॉटम ऑफ द साइकिल था वो 13.5 था, टॉप ऑफ द साइकिल कितना होगा? कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कुछ मामूली से बिप्स में होगा डिफरेंस। एग्जैक्टली 13.1 था वो, 40 बेसिस पॉइंट। तो आप सोच के चलिए कि द मार्केट्स करेक्टेड 55% एंड ऑल दैट यू हैड टू शो फॉर इज ओनली 40 बेसिस पॉइंट का एनुअल डिफरेंस। और आप टाइम कितना स्पेंड करते हैं ये एनालाइज करने में कि मार्केट यहाँ से पीक हो गया, 10% करेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। आपका ज्यादातर थॉट एक तो जाता है कौन सा कंपनी अच्छा है उसको डिसाइड करने में, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि एवरीथिंग इज अ साइकिल। और दूसरा आपका टाइम जाता है ये सोचने में कि मार्केट कितना बढ़ गया है और कितना घट पाएगा। तो इस पे आप थॉट निकाल दें तो फिर आपका जो इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस है वो काफी अलग होगा। तो एक तो हमने निफ्टी इंडेक्स की बात करी, मैं इसमें कुछ कंपनीज का जिक्र करना चाहता हूँ। ये कंपनीज जो लाइट रेड बार हैं वो दर्शाती है कि कितना उसमें करेक्शन आया उस पीरियड में, 7 to 9। तो जैसे आप औरोबिंदो फार्मा का केस लें, द स्टॉक प्राइस करेक्टेड 80%, पर रिटर्न का डिफरेंशियल देख रहे हैं, ये बल्क रिटर्न है कि आपने एकदम बॉटम में आपको 100 रुपए का इन्वेस्ट करना था, आपने लोन लेके ये वो लेके पूरा इन्वेस्ट एक टाइम पे कर दिया, और ये रिटर्न होते अगर आप एसआईपी करते उसमें। करेक्ट? तो स्टॉक 80% करेक्ट हो रहा है और आपका रिटर्न डिफरेंशियल इज हार्डली एनीथिंग अक्रॉस द नेम्स। आप कोई भी नाम ले लीजिए, बैंक लिया है इसमें, स्टील कंपनी लिया है, इंजीनियरिंग कंपनी लिया है, एफएमसीजी कंपनी लिया है, टेलीकॉम कंपनी लिया है, तो अक्रॉस द बोर्ड आप पाएंगे कि इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट इज stop thinking about which are good companies to invest as an alternative to them being good investment themselves, and secondly stop thinking about timing the market. In fact हमारा भी यही मानना है कि स्टॉक एसआईपी इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्ट्रैटेजीज वाइल इन्वेस्टिंग। तो इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया पर ज्यादातर लोगों ने शायद देखा नहीं है, एंड इनफैक्ट बहुत लोग फॉलो भी नहीं करते। तो आई थिंक इट इज बिकॉज इट इज सो बोरिंग, इट साउंड सो बोरिंग कि स्टॉक एसआईपी कर लो, इसीलिए शायद लोगों को करना ही पसंद नहीं है। बट इनफैक्ट जैसे कि आप अपने ये प्रेजेंटेशन में बता रहे हो कि इट इज एक्चुअली अ वेरी साउंड स्ट्रैटेजी। आपको टाइम करने की जरूरत नहीं है, आप हर महीने रेगुलर डिसिप्लिन के साथ अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आई थिंक योर रिटर्न्स विल आल्सो बी वेरी फिनोमिनल। ट्रू, ज्यादा अंतर नहीं है, और टू इट टेक्स अवे अ लार्ज डिसीजन फ्रॉम यू। वो हाँ, ये बात जरूर है कि आपको एक्साइटमेंट नहीं आती, आपको लगता है ये क्या बोरिंग काम है, बट या तो आप एक्साइटमेंट ले सकते हो या रीजनेबल रिटर्न ले सकते हो। तो आपका चॉइस है, आपको क्या चाहिए। तो अगर एक्साइटमेंट चाहिए तो आप कसिनो में जाके एक्साइटमेंट ले लीजिए, मार्केट्स में एक्साइटमेंट मत ढूंढिए। ये दूसरा स्लाइड जो है उसमें अगेन हम बहुत अलग बात कह रहे हैं। आप बोलते हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि अ बैड कंपनी कैन एक्चुअली बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन अ गुड कंपनी। तो हमने इसको कैसे देखना है कि बैड कंपनी इन अ गुड सेक्टर इज एक्चुअली अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन गुड कंपनी इन अ बैड सेक्टर। और अगेन हमने इसको 10 साइकिल में डिवाइड कर दिया है। वो 10 साइकिल में हमने देखा है कि कौन सा बेस्ट सेक्टर और वर्स्ट सेक्टर है, और कौन सा एग्जाम्पल्स ऑफ बेस्ट स्टॉक इन द बेस्ट सेक्टर है। तो अगर इसमें आप देखेंगे कि समझो ये आपका साइकिल था 2003 से 2007, आपका डिसीजन होना चाहिए कि इसमें सिक्लिकलिटी के हिसाब से कैपिटल गुड्स इज लाइकली टू परफॉर्म द बेस्ट। और उसमें अगर आपने वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक लिया होता एबीबी, वो भी अप था 24 टाइम कंपेयर्ड टू नेस्ले विच वाज अप ओनली 180%। अभी 100+% के लिए ओनली बोलना मुनासिब हमेशा नहीं होता है, पर अगर आप देखेंगे ये तो मतलब क्रॉम्पटन ग्रीव्स वाज अप 44 टाइम्स, द इंडेक्स वाज अप 19 टाइम्स। तो आपका डिसीजन, आपका टाइम स्पेंड होना चाहिए कि सिक्लिकलिटी के हिसाब से कौन सा बेस्ट सेक्टर है। उसके बाद की साइकिल देखिए, आपको एक ही चीज डिसाइड करना था कि रियलिटी में अवॉइड करना है। DLF fell 86% briefly in 2007. DLF became the largest company in India. तो इंडिया का जो लैंड ओनर है वो सबसे लार्ज कंपनी हो गया था, एंड आपका एक डिसीजन होना चाहिए था कि जस्ट अवॉइड DLF और जस्ट अवॉइड रियलिटी सेक्टर। आप साइकिल बाय साइकिल देखेंगे इसमें आईटी, मतलब कई बार TTK प्रेस्टीज वाज बेटर परफॉर्मर देन प्रेस्टीज एस्टेट, बैंक वाज बेटर परफॉर्मर देन फार्मा। अभी आप लास्ट साइकिल देखेंगे, लास्ट 3 महीने से बैंक्स आर डूइंग फिनोमिनली बैडली।
तो आपको ये लगेगा नहीं कि बैंक्स कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट परफॉर्मर कंपेयर टू सन फार्मा, बट ये साइकिल में वैसे हुआ था। मेटल्स आर द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ लेट, पर आप देखेंगे कि एक साइकिल था दिसंबर 19 टू मार्च 20 जब मेटल एज अ सेक्टर फेल 45%, वो हमने पहले भी देखा सिक्लिकल टर्म्स में। तो one thing we are doing, let's not time the market. The other thing we want to do is invest time in deciding and defining which sector is likely to do better. एक सेक्टर का आपका कॉल बैठ गया तो उसमें खराब कंपनी भी will give you more returns than a traditionally great company. तीसरा इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इसमें कि what to avoid, ठीक है। और जब हम मार्केट की तेजी में होते हैं तो ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है। ये चार्ट, ये टेबल जो मैंने लिया है वो उन कंपनीज का टेबल है जिसका रिटर्न 2008 के तेजी में सबसे ज्यादा था। सो 1 year रिटर्न इन द रन अप टिल Jan 2018, राइट। रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज 868% रिटर्न इन 1 year। ये 15 वो कंपनीज है जो बेस्ट परफॉर्मर थे उस साइकिल के। पर आप अगर इसको देखेंगे कि नेक्स्ट 10 साल में इनका क्या हाल हुआ, अदर देन वन कंपनी ऑल द रिटर्न्स आर नेगेटिव, राइट। तो अभी आप समझो मार्केट के टॉप के तरफ अगर जा रहे हैं तो आपकी 2 या 3 थीम बहुत स्ट्रांग होगी। आपको कई बार ये डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा कि ऑल्दो दिस इज द बेस्ट सॉर्ट ऑफ साइकिल, पर इसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। मैंने ये चार्ट में तो बताया कि स्टॉक में SIP करेंगे तो बहुत अच्छा है, बट ये वो कंपनीज है जो सर्वाइव कर रही हैं और अच्छी कंपनीज है। आपको ये डिसाइड कर, अगर आपने इसमें SIP किया होता तो आपका पैसा 0 हो जाता। तो द आइडिया इज कि आप टाइम स्पेंड कीजिए कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, और दूसरा चीज देखिए कि क्या चीज अवॉइड करना है। जस्ट बिकॉज इट इज रिसेंटली डूइंग ग्रेट डजंट मीन इट विल कंटिन्यू टू डू ग्रेट। तो ये थे जिगर मिस्त्री जी। इनके साथ हुए इस कॉन्वर्सेशन में हमने सबसे पहले इनकी जो बाजार में 20 साल की जर्नी है इसके लर्निंग्स जानी। इसके बाद हमने देखा कि कैसे साइकिल्स बाजार में सब लेवल्स पे काम कर रही है। तो सबसे पहले इन्होंने हमें मार्केट कैप पे साइकिल्स कैसे काम कर रही है वो बताया, फिर सेक्टर्स में देखा, और फिर हमने फाइनली स्टॉक्स में भी देखा। तो आगे अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आप साइकिल्स को यूज करके अपना इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस एपिसोड को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सको। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। बॉटम भी ऐसे ही बनता है बट पीक जरूर वैसे बनता है, और टिपिकल 3 या 4 चीज होती है। एक तो ये होता है कि स्मॉल कैप का वैल्यूएशन इज हायर देन मिड कैप का वैल्यूएशन, एंड दैट इज हायर देन लार्ज कैप का वैल्यूएशन।